देखो तो कॉपी अभी दिखा है। तो जहां तक हुआ है वहां से आगे कंटिन्यू करना होगा। अच्छा, एक त्रुटि है बालक, सुधार लीजिएगा, त्रुटि दिख रहा है। देखिए, कल हम लोग लिखे थे लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट भी, और यहाँ पे नैनोमीटर लिखे थे ना। तो याद रखेंगे ई एंगस्ट्रम में होता है और नैनोमीटर में ये कितना होता है। नैनोमीटर में ये होगा 1.227 अपॉन अंडर रूट भी, और ये नैनोमीटर में होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। और यही वैल्यू अब यहाँ पे भी कितना लिए थे हम लोग, कितना वोल्ट, 54 वोल्ट ये लिए थे। तो वैल्यू जो है लेमडा का 1.227 अपॉन अंडर रूट 54, और ये 0.166, और ये किस में आया था, नैनोमीटर में। तो हमको लग रहा है यहाँ भी गड़बड़ हुआ था, नहीं? तो इसको सुधार लीजिएगा। पीछे वाले में शायद हमें यही नैनोमीटर लिख दिए हैं। तो ये एंगस्ट्रम होता है, ये 10⁻⁻10 होता है। अभी कैसे आ गया थोड़ा समझ लीजिए कि सर मान लिए 12.27 बात नहीं अपॉन अंडर रूट भी, और एंगस्ट्रम किसके जगह पर आता है, 10⁻−10, इसी को एंगस्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है बालक? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसमें से एक जीरो कम कर देंगे, मतलब 12.27 अपॉन अंडर रूट भी, क्या इसको 10⁻9 और नीचे एक जीरो ला दिया जाए। तो एक जीरो आएगा तो डेसिमल बढ़ जाएगा, और ये होगा 1.227 अपॉन अंडर रूट भी इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये 9 को ही 10⁻⁻9 को ही नैनो कहा जाता है। ठीक है, तो सुधार लीजिएगा जो एरर हुआ होगा। यहाँ पे लिख दी। तो डेसिमल वाला त्रुटि था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नैनोमीटर शायद लिखे थे, तो ये एंगस्ट्रम है, नैनोमीटर इसके बगल में इस तरीके से लिख लीजिएगा, और यहाँ पे नैनोमीटर वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना 1.227 अपॉन अंडर रूट 54, और ये सॉल्व करने पे अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.166 नैनोमीटर। लैंग्वेज तो बाकी हो चुका था, इसमें सुधार लो बालक, बाकी लोग भी सुधार ले, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हो गया बालक? लैंग्वेज हो गया था ना हम लोग का। चलिए लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखेंगे डेविएशन तथा, नोट करके लिखा जाए डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग, डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग, चलो चलो, डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग, जर्मर का प्रयोग है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य के लिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य के लिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए विभवांतर, विभवांतर एवं, विभवांतर एवं, विभवांतर एवं संवेग के बीच, संवेग के बीच संबंध स्थापित करता है, विभवांतर एवं संवेग के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो याद रखिए कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़े थे। तो ये जो विभवांतर है, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये 54 का आप इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, या यहाँ अगर वोल्टेज लीजिएगा तो वोल्टेज कंपेयर किससे करेंगे, तो पी से करेंगे। ठीक है, ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग निकाले हैं, लेकिन हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला निकाले थे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये वोल्टेज को किससे कंपेयर करेंगे, तो मोमेंटम से, संवेग से कंपेयर करेंगे बालक। वही हम लोग लिखे हैं इसके बारे में।
चलिए, तो एक क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे 60 वोल्ट विभवांतर से त्वरित 60 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की 60 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान इलेक्ट्रॉन पुंज की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करें। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करें। हो गया बालक। चलिए, तो ये बताइए कि गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है। तो आपने बोला कि सर वोल्टेज तो दिया है, कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट, यही है ना बालक। हमसे लेमडा पूछ दिया कि लेमडा बताइए, तो अभी तो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कि लेमडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट भी और यहाँ पर एंगस्ट्रम, याद है। अब वहां तो आप 54 रखे थे तो मैक्सिमम के लिए, लेकिन जितना देगा क्वेश्चन में उतना ही रख के हम निकालेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दे दिया, तो 12.27 है और ये कितना है आपका अंडर रूट भी, तो इसको अंडर रूट 60, आप चाहे तो इसको हटा के 10⁻⁻10 रख के आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। मालूम है ना जी कि 1 एंगस्ट्रम कितना 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। तो जब इच्छा करेगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एंगस्ट्रम में ही बता देंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। 12.27, अब बताइए कि इसको तोड़ा जाए तो 15 चौके 60, अंडर रूट में कितना होगा सर 4 × 15 होगा। तो लेमडा इक्वल टू अगर बात किया जाए तो ये कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 4 है तो 2 आ जाएगा, अंडर 15 रख दीजिए। अच्छा, मैथ मेरा कमजोर ना है जी। चलिए, तो ध्यान देंगे 4 है तो 2 बाहर अंडर रूट 15। अब हमको ये बताइए 15 का अगर अंडर रूट हटा के वैल्यू लाया जाए तो वैल्यू कितना होगा बताइए। मैथ तगड़ा है ना तुम्हारा, बताओ बालक कितना होगा। अगर अंडर रूट 15 को हटाए तो इसके जगह पे कितना हम लिखें, तो आप कहिएगा कि सर देखिए ना ये जो वैल्यू है 16 के अप्रोक्स बहुत नजदीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो अगर इसको हटाइएगा तो आएगा 3.98। तो हम 3.9 हो गए तो उसको 4 नहीं लिख दे, लॉ ऑफ अप्रोक्सीमेशन दशमलव का नियम लगा के, ठीक है। इसको हटाइएगा तो 3.98 आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या कर लीजिए 4 ही लिख दीजिए। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो 12.27 अपॉन 2 और ये कितना रहा 4, ठीक है। याद रखेंगे ये हम लोग लगभग में माने हैं, क्योंकि आपको दशमलव का नियम पढ़ाया गया है कि जब डेसिमल के बाद कोई अंक 5 से ज्यादा रहे तो आप अगला अंक लेने के लिए स्वतंत्र हैं बालक, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना। और एक चीज और, रिजल्ट एंगस्ट्रम में ही आएगा। सॉल्व करके बताइए कितना रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 4 2 से 8 होता है और 12 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग। अब चेक करके बताइए 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.58 आ रहा है, 3 आ रहा है। चेक करो जी ठीक से। 1.53। चलिए, और कोई निकालिए, कम से कम 3 आदमी निकाल के चेक कीजिए। वन 1.53। चलिए, तो मैक्सिमम 1.53 आ रहा है तो यही आंसर मान लिया जाए। देख लो बालक, किसी का और कुछ अलग नहीं ना आ रहा है जी। अलग आएगा तो फिर हमको निकालना होगा, निकाल के चेक करेंगे। सबका क्लियर है? तो आपने बोला कि सर 1.53 एंगस्ट्रम, अगर एंगस्ट्रम हटाना होगा तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर।
हो गया बालक। अब आगे हम लोग थ्योरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हेडिंग दिया जाए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हटा इसको, पहले लिखो लिखो जल्दी, जो नहीं लिखा जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, हटाएंगे। हाँ बालक, मिला होगा जी तुमको, केमिस्ट्री वगैरह में कहीं मिला है ना? सर पहली बार सुन रहे हैं। चलिए, तो सुन रहे हैं तो सुनिए। हटा इसको, हो गया सबका। हेडिंग दिया जाए अनिश्चितता सिद्धांत। हेडिंग दिया जाए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत हो गया बालक। इंग्लिश में अभी लिख दिया जाए। लिख लेंगे। चलिए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा। हाइजेन HEI हो गया बालक। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, ठीक है, और यहां कह रहा है कि अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी मतलब जो निश्चित नहीं रहे, उसी के लिए ये हम लोग लिखते हैं। बोला जाए बालक, लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति तथा संवेग का, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति तथा संवेग का, किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ मापन, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति तथा संवेग का मापन एक साथ संभव नहीं है। संवेग का मापन एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव नहीं है। हो गया बालक। अब क्या लिखे हैं थोड़ा समझ लीजिए। हमको ये बताइए कि संवेग कितना होता है, तो द्रव्यमान गुने वेग होता है, यही ना होता है। अब हमको ये भी बता दीजिए कि अगर कोई पार्टिकल, ध्यान देंगे बालक, एक लाइन पर 2-3 हम प्लेस लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से, तो ये बताइए कि अगर कोई कण भी वेग से गतिशील है, अगर कोई कण भी वेग से गतिशील है, तो क्या आप उसके स्थिति को बता सकते हैं कि वो कहाँ है? नहीं, जब रुकेगा तब ना बताएंगे जी। मान लीजिए कि कोई पिंड गतिशील है, रुकिए नहीं रहा है, तो आप उसका स्थिति कैसे बता दीजिएगा? तो यहाँ ये कह रहा है कि जब स्थिति बताएंगे तो वेग नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए कि रुका हुआ है, तो कहिएगा ना कि बिंदु ए पर रुका हुआ है, यहां से चला था तो 10 मीटर पे आके रुक गया, 20 मीटर पे आके रुक गया, तो रुकेगा तभी स्थिति बता सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई अगर कण जो है, कोई अगर पिंड जो है, ठीक है, भी वेग से गतिशील है, क्योंकि जहां संवेग आ गया तो याद रखिएगा उसमें कौन है? वेग है, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा रहता है।
जब तक पिंड में वेग नहीं आएगा तो संवेग नहीं होता है, याद रखिएगा। जब आपके द्रव्यमान के साथ वेग आता है तभी संवेग कहलाता है। तो हमको ये बताइए कि अगर कोई पिंड भी वेग से गतिशील है तो क्या आप उसका स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं? तो नहीं सर, जब तक रुकेगा नहीं तब तक स्थिति का निर्धारण नहीं होगा। तो यही अनिश्चितता सिद्धांत यही कहता है कि स्थिति का और संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। या तो स्थिति निकालेंगे या तो संवेग निकालेंगे। कोई दिक्कत बालक समझने में? या करके एक और परिभाषा या करके एक और परिभाषा लिखेंगे। किसी कण की स्थिति तथा संवेग को किसी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ मापने के लिए किसी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ मापने के लिए अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h/2 से कम नहीं होता है। कभी भी h/2 से कम नहीं होता है। h/2 से कम नहीं होता है। हो गया बालक? अब ये जो आप लिखे हैं इसको फॉर्मूले का रूप हम लोग देंगे। तो फॉर्मूले में लिखने के लिए थोड़ा सा और लैंग्वेज लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। यदि किसी कण के पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी कण के स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग के मापन में अनिश्चितता डेल्टा p हो तो हाइजेनबर्ग के अनुसार और डैश दे दीजिए। हाइजेनबर्ग के अनुसार और डैश दे देंगे। तो आप क्या लिखे हैं सुन लीजिए। आपने लिखा है कि स्थिति का अनिश्चितता और संवेग का अनिश्चितता, इसका जो गुणनफल होगा, ध्यान देंगे h/2 से छोटा नहीं होता है। तो छोटा नहीं होने का मतलब क्या होगा? बड़ा होगा और बराबर होगा। तो कितना से? h/2 से। समीकरण नंबर 1। तो डेल्टा x क्या है? तो स्थिति में अनिश्चितता है। डेल्टा p क्या है? तो संवेग में अनिश्चितता, मतलब उसका संवेग निश्चित नहीं है बालक। हो गया। अब यहाँ h क्या है बता दीजिए। प्लांक नियतांक है। देखिए नहीं रहा है जी।
आप ही बता दीजिए एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना होता है? बैठ के आकाश कहाँ है जी? आकाश, तुम ही आकाश है ना बालक, बताओ तो एच का वैल्यू। बैठ जाइए। ना ना, चुन चुन के पूछेंगे ऐसे पूछ लेंगे, चुन चुन के पूछेंगे, जिससे नहीं आ रहा है उसी से ना पूछना है, जिसे आ रहा है तो बता ही दे, आधा तो पलट के देखियो लिया होगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हमको लग रहा है कि जब से स्टार्ट हुआ है आपका 7 नंबर 10 बार से ऊपर लिख चुके हैं हम। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड लिखा जाए इसको। ध्यान देंगे बालक, आप जो पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, समय बहुत कम है एग्जाम के लिए, ठीक है। घर पे आप जितना आप आगे पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे वाला रिवीजन करना। नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आपको परेशानी हो जाएगा। और हमारा पूछने का पर्पस यही है कि जब कल का पढ़ाया हुआ आप याद नहीं रख पाते हैं तो फिर 6 महीना पहले पढ़ाया हुआ कैसे आपको याद होगा? ठीक है, हमको तो नहीं लग रहा है कि लाइट वगैरह याद होगा, सब गायब कर दिया होगा एकदम। लिखेंगे समीकरण एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का आवश्यक व्यंजक है, हो गया बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का जो मान होता है किससे बड़ा होता है? तो h/2π। चलिए आगे हमको पढ़ना है हेडिंग देंगे कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया बालक, बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ऑर्थर एच कॉम्पटन, ऑर्थर एच कैसा कैसा नाम रख लेता है, सब याद करने में हम लोग को परेशानी हो जाता है। लिखेंगे ऑर्थर एच कॉम्पटन ने एक खोज की, ऑर्थर एच कॉम्पटन ने एक खोज की, ऑर्थर एच कॉम्पटन ने एक खोज की जब एक वर्णीय मतलब एक रंग का, मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। जब एक वर्णीय एक्स किरणें ब्रैकेट में फोटॉन्स लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन पर, ब्रैकेट के बाहर अब लिखना होगा, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती हैं, इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती हैं तो प्रकीर्णित, इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती हैं तो प्रकीर्णित एक्स किरणों के
प्रकीर्णित एक्स किरणों के दो घटक होते हैं। प्रकीर्णित एक्स किरणों के दो घटक होते हैं। एक्स किरणों के दो घटक होते हैं। इनमें एक का तरंगदैर्घ्य अधिक, इनमें एक का तरंगदैर्घ्य अधिक, एक का तरंगदैर्घ्य अधिक तथा अन्य की आपतित, तथा अन्य की आपतित, तथा अन्य की आपतित एक्स किरणों के, अन्य की आपतित एक्स किरणों के समान होती है। आपतित एक्स किरणों के समान होती है, एक्स किरणों के समान होती है। अतः प्रकीर्णित एक्स किरण, अतः प्रकीर्णित एक्स किरण, प्रकीर्णित एक्स किरण, प्रकीर्णित एक्स किरण फोटॉन्स की, प्रकीर्णित एक्स किरण फोटॉन्स की तरंगदैर्घ्य में, फोटॉन्स की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को कॉम्पटन प्रभाव, प्रक्रिया को कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। कॉम्पटन ने माना कि, कॉम्पटन ने माना कि एक्स किरण, एक्स किरण, एक्स किरण तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य, एक्स किरण तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। एक्स किरण तथा फोटॉन, एक्स किरण तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इसलिए, इसलिए निकाय, इसलिए निकाय, इसलिए निकाय अर्थात, अर्थात एक्स किरण, एक्स किरण तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एक्स किरण तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं संवेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। एक्स किरण, एक्स किरण फोटॉन की, एक्स किरण फोटॉन की तरंगदैर्घ्य में, एक्स किरण फोटॉन की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन को, एक्स किरण फोटॉन की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन को, परिवर्तन को कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है जो, जो इस प्रकार है। कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है जो इस प्रकार है। हो गया बालक। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं। चलिए, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन पे
किससे टक्कर कराना है नाम बताइए, एक्स किरण, फोटोन का। तो आप एक्स किरण कहिए या फोटोन कहिए। तो यहां पर इस पर आघात कराया जा रहा है, किससे? तो आप कहेंगे कि सर एक्स किरण या फोटॉन्स लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर ये आ रहा है तो आपको मालूम होगा कि इसके पास ऊर्जा भी होता है। कितना होता है? इक्वल टू एच। ये तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। अब जब टक्कर होगा तो ध्यान देंगे, एक चला जाएगा ऊपर, एक इधर आ जाएगा और एक जो है ये इधर आ जाएगा। तो सवाल ये है कि कौन आएगा सर? तो ऑलरेडी फोटोन ऊपर या एक्स किरण ऊपर जा चुका है, तो इधर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इधर कौन है? तो फोटॉन्स या एक्स किरण, जो भी आपको नाम देना रहे। तो हमको ये बताइए इसको तो इधर ही जाना चाहिए था ना जी। देखिए तो इसका एक्चुअल पाथ कौन है? सीधे है, लेकिन एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। तो हमको ये बताइए कि ये कितना एंगल से डेविएट हुआ होगा। तो कुछ भी नाम दे दीजिए। आपने बोला सर इसको थीटा दे दीजिए, आप बगल वाले को क्या दे दीजिए? फाई दे दीजिए। तो आप कहिएगा ये थीटा से चला गया, ये क्या हो गया? फाई से चला गया। डायग्राम बना लीजिए। नहीं जल्दी। हो गया बालक। तो आप यहाँ पे किसी को थीटा किसी को फाई ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। हमको ये बताइए ये ई है, तो इसका अगर एनर्जी बताना हो तो इसको हम लोग ई डैश लिख सकते हैं। ये आपका पहले का तरंग दैर्घ्य कुछ लिख दिया जाए। तो आपने बोला कि पहले वेव का जो तरंग दैर्घ्य था वो लेमडा था, तो टक्कर के बाद इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो लेमडा डैश हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये लेमडा ज्यादा है कि लेमडा डैश ज्यादा है? लेमडा ज्यादा होगा कि लेमडा डैश ज्यादा होगा? ये बताइए कौन ज्यादा होगा जी? अच्छा, ये बताइए कि एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ई का कि ई डैश का? ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स, याद रखिएगा। आप कहिएगा कि सर कोई रुका हुआ है और जब हम जाके मारेंगे टक्कर, तो याद रखिएगा उसका जो वेव निकलेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, आपका कम होगा। और आप टक्कर मारे हैं तो आपका एनर्जी ज्यादा था और उसका एनर्जी अब कम हो जाएगा, मतलब जितना आपका एनर्जी था उतना नहीं रह पाएगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कि लेमडा डैश जो है ये ग्रेटर है किससे? लेमडा से। और एनर्जी का बात किया जाए तो एनर्जी पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है। तो यहाँ लिखा जाए कि अगर ये ई डैश है, ये ई है, तो कौन ज्यादा होगा? ई वाला ज्यादा होगा। क्लियर है? अब आप तोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर
E इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, और इसको एच सी अपॉन लेमडा के पद में हम लोग तोड़ सकते हैं, याद है बताया गया था पीछे इसको तोड़ देने के लिए। तो इसको लिख लीजिए क्योंकि अब शिफ्ट निकालने वाले हैं। हो गया बालक। अब ये भी पूछा जाएगा कि इसमें शिफ्ट क्या है, तो कहिएगा कि सर ये थीटा एंगल से ऊपर चला गया, फाई एंगल से नीचे, यही शिफ्ट होता है, इसी को कॉम्पिटेंस शिफ्ट कहा जाएगा। अब थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में, हटाया जाए बालक। अब आप कहिएगा कि सर इसके लिए इक्वेशन क्या हो सकता है, तो ध्यान देंगे इसके लिए इक्वेशन लिखने वाले हैं। ये होगा, कौन ज्यादा था लेमडा डैश वाला, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा, और ये कितना होगा h अपॉन एम नॉट सी, और 1 माइनस ऊपर वाला एंगल थीटा में था कि फाई में था, थीटा में था, तो कॉस थीटा। हम एंगल कौन सा लेंगे, तो जो एक्स किरण वाला होगा, फोटोन वाला होगा वही लेंगे। अब फाई दे देता तो फाई ले लेते, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया बालक, लिखा जाए इसके नीचे इसको समीकरण भी दे दीजिएगा। लिखेंगे जहां एम नॉट इक्वल टू, जहां एम नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान थीटा इक्वल टू प्रकीर्णन कोण, थीटा इक्वल टू प्रकीर्णन कोण, और एक और बचा हुआ है इसमें लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा, इसको कहा जाएगा कॉम्पिटेंस शिफ्ट, इसको कहा जाएगा कॉम्पिटेंस शिफ्ट है। तो देखिए इस शिफ्ट क्यों कहा जाएगा बालक, तो आप बोलिएगा कि सर पहले इसका वेवलेंथ क्या था, तो पहले वेवलेंथ कम था, टक्कर के बाद क्या हो गया ज्यादा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब ये बताइए कि सारा वैल्यू इसमें H का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते ही हैं, C का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो इसको रख के नहीं निकाल सकते हैं बालक। अब ये कहिएगा कि सर ये थीटा कितना लिया जाए, तो देखिए हम टोटल का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हमने बोला कि क्वेश्चन में तो थीटा दे देगा, तो इतना पहले से निकाल के रखिएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा सुविधा रहता है। लिखेंगे इसके नीचे बोल दे रहे हैं, सी मतलब प्रकाश का वेग होता है बालक, अभी पीछे लिखे नहीं थे हम लोग। चलिए लिखेंगे इसके नीचे लिखा जाए, देखिए इधर डेल्टा लेमडा इक्वल टू कितना H अपॉन एम नॉट सी। तो ये बताइए कि अगर इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो H का वैल्यू कितना होता है, तो अभी हम लोग लिखे थे 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, एम नॉट तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg, तो अब kg नहीं ना लिखेंगे जी। चलिए ये कितना 3 इंटू 10⁸,
अब इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके डाटा निकालना होगा, और जब देगा तो वहां पर 1 माइनस कॉस थीटा के जगह आगे ही था ना, रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.02426 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम हटाना होगा तो 10⁻⁻10 में भी ले सकते हैं। ठीक है, हम जो डाटा लिखेंगे वो एंगस्ट्रम में लिखेंगे, क्योंकि तरंग का लंबाई जो होता है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो एंगस्ट्रम है। एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर है। तो लिखा जाए ये कितना होगा, तो 0.02426 एंगस्ट्रम लिखिए। और कहीं कहीं इसको देखिए लैम्डा सी भी लिख दिया जाता है। लैम्डा सी मतलब जो डेल्टा लैम्डा आपने लिखा है इसको लैम्डा सी मतलब कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, लैम्डा सी से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक को कॉम्पटन के तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कहा जाता है। कॉम्पटन के तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कहा जाता है। हो गया बालक। तो बस ये हमारा कंप्लीट हुआ, यहीं पे रोक देंगे।